जब किसी भी प्रतिभा को जो ऊंची है छोटा काम दिया जाता है तो उससे वो नहीं होता। ऐसा आदमी जिसे साइंटिफिक रिसर्च करनी है उसे तुम ईंट ढोने पर लगा दो तो वो उतनी अच्छी तरह से ईंट नहीं ढो सकेगा जितनी अच्छी तरह से वो आदमी ईंट ढोएगा जिसे वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर रही है। जो वैज्ञानिक रिसर्च करता है उसका माइंड कुछ ना कुछ रिसर्चेबल होता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ जानना चाहता है, कुछ ना कुछ अवलोकन करता है। लेकिन अवलोकन करने के बाद में शांतचित्त होकर वो उस पर काम भी करना चाहता है, इस प्रकार से कि उसका स्पष्टीकरण सही सही दे सके, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर सके, उसे सिंप्लीफाइड कर सके और जितने भी उसमें दोष हैं, गुण हैं, उन सब पर काम कर सके समुचित रूप से। तो ये सब करने के लिए अगर तुम दौड़ते रहोगे तो करोगे कैसे? जिसका शांत चित्त हो, जो ठहरा हुआ हो, वो ही ये सब कर सकता है, ये रिसर्च कर सकता है, इस पे काम कर सकता है। लेकिन अगर उससे छोटे काम करवाए जाते हैं, जो प्रतिभा जैसी है उस प्रतिभा से छोटे या उस प्रतिभा से बड़े काम करवाए जाते हैं तो वो काम नहीं होते। हर व्यक्ति से वही काम करवाया जाना चाहिए जो उसकी प्रतिभा के अनुरूप संतुलित है, अनुकूल है और जिसे वो कर सकता है। उससे कम करवाएंगे तो उसकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन कम होगी, जिससे उसके अंदर एक सिकुड़ाव पैदा होगा, संकीर्णता पैदा होगी और उसकी जीवन की धारा सड़ जाएगी, रुक जाएगी या फिर गलत बहेगी, या फिर जो उसका जीवन चल रहा था उससे नीचा जीवन उसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो जी नहीं सकेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जिसकी प्रतिभा ऊंची है उसे छोटा काम ना दिया जाए। उसे अगर तुम छोटा काम दोगे और जिसे वो करना नहीं चाहता तो फिर मामला ये हो जाएगा कि आप उस प्रतिभा से जो ले सकते थे वो ना ले पाओगे और वो जो प्रतिभा दे सकती थी वो दे ना पाएगी, और उस प्रतिभा से वो जो ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी वो जो जी सकता था वो उस ज़िंदगी को नहीं जी पाएगा, और जब वो उस ज़िंदगी को नहीं जी पाएगा तो तुम्हारे लिए वो गलत ज़िंदगी देगा, क्योंकि अपने ऊपर तो बोझ वो बनेगा ही, साथ में वो तुम्हारे ऊपर भी बोझ बन जाएगा। इसीलिए एक बात गौर से समझ लीजिए कि किसी भी प्रतिभा युक्त व्यक्ति को जिसमें कि वो विशेष प्रतिभा है उसको वही काम दिया जाए, वरना उसकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी, चिड़चिड़ापन और पूरे प्रेम से काम ना कर पाना ये सब उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगा, और इससे ये होगा कि वो कुछ भी ना तो सीखेगा बल्कि बंधी बंधाई चीज़ें रह जाएंगी। ज़्यादातर समाज ऐसे ही होते हैं जो प्रतिभाओं को दबा देते हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में तो ऐसा हो रहा है कि जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं ना उनको दबा दिया जाता है बजाय उनको बाहर लाने के। और तुम फिर ये कहो कि नहीं नहीं फिर भी प्रतिभाएं तो कुछ बाहर आ ही जाती हैं। देखो, जो प्रतिभा बाहर आती है ना वो भी अपनी संपूर्णता में बाहर नहीं आती, वो आधी अधूरी प्रतिभा बाहर आती है। यहाँ कोई एक वैज्ञानिक रिसर्च करता है, लेकिन जिस वैज्ञानिक को आप कह रहे हो कि उसने रिसर्च की, अच्छी रिसर्च की, जैसे हम मान के चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का ही एग्जांपल ले लें, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जितना भी काम किया शायद उतनी ही प्रतिभा उनकी नहीं थी। अगर वे बचपन से ही इस वैज्ञानिक दुनिया में प्रवेश कर जाते तो शायद उन्होंने जितना किया है उससे वो और भी ज़्यादा 10 गुना और ज़्यादा कर सकते थे।
हम प्रतिभा से भी बहुत कम ले पाते हैं, क्योंकि हमने प्रतिभा को भी, वो तो देखो कोई कोई प्रतिभा ऐसी होती है जिसको रोका नहीं जा सकता, तो उसको कोई रोक नहीं पाता, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कोई रोक नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर दो दोस्त मिलकर एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की बजाय कहते हैं यार तू क्या कर लेगा, दूसरे को दबाया जाता है। दुनिया में सभी प्रतिभाओं की खुशबू तब फैली है जब उन्हें प्रेम का वातावरण मिला है। प्रेम के बारिश होने के बाद ही ये प्रतिभाओं के अंकुरण निकलते हैं और वृक्ष बड़े होते हैं। जब तुम प्रेम से किसी को सिखाओगे ना, जब तक प्रेम से तुम किसी को सामने ना लेके आओगे, जब तुम प्रेम से किसी को बोलोगे नहीं कि देखो तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई यहाँ वैज्ञानिक बनने की बात कहे किसी से तो वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, घर कैसे चलाएगा। यहाँ पर प्रतिभाएं दबाई जाती हैं डिफेंसिव, और वो भी डिफेंसिव हो जाता है आदमी। वो सोचता है कि यार किसी को बोलने का भी क्या फायदा। जो आदमी, जो प्रतिभा होती है, जिसके अंदर शक्ति उभर रही होती है, जिसके अंदर ऊर्जा उठ रही होती है, उसको भी हम दबा देते हैं, और वो भी अपनी ऊर्जा किसी को बताता नहीं है, क्योंकि हमारा समाज का ढर्रा ऐसा बन गया है कि वो बताना भी पसंद नहीं करता। बताना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी इंसल्ट की जाती है, उसका अपमान किया जाता है, और उस बेचारे में जो प्रतिभा संपन्न होने के लिए तैयार हो रहा था, उसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं की जाती। अब वो इतना मजबूत, उसका मन भी नहीं है, अब उसका मन इतना मजबूत नहीं है, इसी वजह से उसे लोग दबा भी सकते हैं। और ज़्यादातर केसेज में ज़्यादातर प्रतिभाएं दबा दी जाती हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि प्रतिभा हर किसी में होती है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, कुछ ना कुछ प्रतिभा लेकर के पैदा हुआ है, लेकिन इस दबाने की वजह से उसको भी ये नहीं पता कि वो क्या कुछ उसमें ऐसा है जो किसी और में नहीं है। हर इंसान में कुछ ऐसा है जो दूसरे इंसान में नहीं हो सकता, इसलिए तो वो अलग इंसान है। हर इंसान अलग है, लेकिन हम दबा डालते हैं। हमने एक ऐसा माहौल तैयार किया, देखो माहौल तैयार होते हैं वैसे जैसे कि तुम बना देते हो उनको, फिर जैसा माहौल तुम बना देते हो उससे व्यक्ति वैसे ही माहौल की वजह से प्रभावित होते हैं। पूरा पूरा प्रभाव होता है। अगर तुमने माहौल ऐसा बनाया है जिस माहौल में प्रतिभाएं ना भी उठना चाह रही हो तो भी उठेंगी, तो फिर उन, चूंकि प्रतिभा सब में होती है तो प्रतिभाएं उठ ही जाती हैं। जैसे तुम्हें याद होगा कि जब स्पेस रेस चल रही थी, रसिया ने सबसे पहले अपना स्पुतनिक नाम का जो मिसाइल था वो हवा में उड़ाया, अंतरिक्ष में उड़ाया। अंतरिक्ष में जब स्पुतनिक उड़ा और फिर उसके बाद में जो यूरी गागरिन थी, रसिया ने उनको, मतलब पहले आदमी को स्पेस ट्रेवल करवाई, यात्रा करवा दी। जब अमेरिका को ये सब पता चला कि हम स्पेस रेस में पीछे हम, तो फिर वहाँ चूंकि ऐसा वातावरण था, वहाँ ऐसा वातावरण था कि प्रतिभा हम भी विकसित कर सकते हैं। वहाँ ऐसा वातावरण था, अमेरिका में ऐसा वातावरण था कि देखो, अब देखो, जब रसिया ने ये सब किया था तो इसी धरती पर और भी देश थे जिन देशों में लोग थे, सोच समझ सकते थे, लेकिन अमेरिका को एक चुनौती जैसा लगा, क्योंकि उसमें जवानी थी, उसका माहौल ऐसा था कि प्रतिभा पर वो काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, वो ऐसा बना रखा था कि कोई भी नई रिसर्च होती है, कुछ भी नया होता है तो हम भी उसको करेंगे, क्योंकि प्रतिभा को जगाने जैसा वातावरण वहाँ मौजूद था। लेकिन अन्य देशों में भी ये चुनौती स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि वहाँ का वातावरण इस बात को सोचता भी नहीं है कि कोई दुनिया आगे निकल रही है तो हम भी क्यों ना आगे निकलें। और भारत तो आज 2023 हो गई, आज भी बेचारा चंद्रयान ही लॉन्च करने की सोच रहा है। अभी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, लेकिन चंद्रयान 3 ही लॉन्च कर रहे हैं, वो भी उसको लॉन्च नहीं कर पाया आज तक। जबकि सन 1969 में अपोलो 11 में अमेरिका तो चांद पर व्यक्ति ही उतार चुका है। अभी 2023 चल रही है,
यहाँ की प्रतिभा यानी कि यहाँ का वैज्ञानिक कब चंद्रमा पर उतरेगा इस देश का, बल्कि किसी भी देश का नहीं उतरा है अभी अमेरिका के अलावा। अमेरिका के 15-16 लोग चांद पर उतर चुके हैं, लेकिन किसी अन्य देश का एक भी व्यक्ति चांद पर अभी नहीं उतरा है, यहाँ तक कि रूस का भी नहीं उतरा है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर प्रतिभा को जगाने का कैसा माहौल होगा, इसकी मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। जब उन्होंने इस बात को देखा कि स्पेस में ये हो रहा है, तो सबसे पहले तो उन्होंने संसाधन जुटाने शुरू किए जो कि स्पेस से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो ईंधन हो, चाहे जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, जो शायद क्रायोजेनिक इंजन तो उस समय नहीं आया था। तो जितने भी संसाधन आवश्यक होते हैं उन संसाधनों को जुटाना शुरू कर दिया अमेरिका ने, और 1967 में अपोलो फर्स्ट पर काम किया, लेकिन वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन काम किया। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 1967 से 1972 के बीच में मात्र 5 साल होते हैं, और 5 साल में अपोलो 17 भेजा, 17 बार अपोलो भेज चुका है, अपोलो 17। और इन 5 सालों में अगर 17 मिशन भेजे हैं तो तुम सोच सकते हो कि कितनी मेहनत की होगी। तुम सोच सकते हो कि हर 3-4 महीने में एक मिशन तो भेजा ही भेजा है, और बल्कि इतनी जल्दी जब ये काम किया। और तुम ये भी बात सोचो कि जिसने 1967 से पहले इसमें ट्रैवल भी नहीं किया था, उसने 2 सालों के अंदर 1967 में जब अपोलो फर्स्ट लॉन्च किया और 1969 तक उसने 2 सालों के भीतर इंसान को चंद्रमा पर उठा डाला, क्योंकि वहाँ पर ऐसा वातावरण था कि प्रतिभाएं सामने आए। तो प्रतिभाएं सामने आती हैं, प्रतिभाएं सामने आती हैं, लेकिन प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है किसी देश के माहौल द्वारा, किसी समाज के माहौल द्वारा, किसी पॉलिटिक्स द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, घरों द्वारा। घरों में सबसे ज़्यादा प्रतिभाएं नोची जाती हैं। चाट गए तुम उस व्यक्ति के जीवन की वास्तविकता को जिसके लिए वो पैदा हुआ था। क्योंकि अब देखो 5 सालों के अंदर इतनी मेहनत की, इसका अर्थ है प्रतिभा को जगाने का कैसा माहौल होगा। अगर प्रतिभा ना भी जाग रही हो तो जाग जाए, ऐसा माहौल चाहिए, ऐसी सोसाइटी चाहिए जो दूसरे से कहती हो कि भाई तू कर सकता है। यहाँ तो 2 दोस्त, भारत पता है कैसी स्थिति में कि यहाँ पर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी देने वाले, कंपटीशन देने वाले 2 लड़के, उनमें से अगर एक लड़का आगे निकल जाए तो वो सोचता है कैसे भी करके पीछे आ जाए। ये है इंडिया का माहौल। कहाँ से प्रतिभाएं विकसित हों? पहली बात तो कंपटीशन तो तुम छोड़ो, कंपटीशन तो बहुत ही रद्दी चीज़ है। मैं तो एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज़ें स्टैंड में मानता हूँ। एक तो होती है कोलैबोरेटिवनेस, एक होती है कॉम्पेरेटिवनेस, और सबसे घटिया तो तुम्हारी होती है कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही रद्दी चीज़ होती है। सबसे रद्दी चीज़ इन तीनों चीज़ों में जो सबसे रद्दी चीज़ है वो है कॉम्पिटिटिवनेस। फिर होती है कॉम्पेरेटिवनेस। कॉम्पेरेटिवनेस का इतना मतलब होता है कि जो प्रतिभा दूसरे में है और जो मुझ में नहीं है, और जो मुझ में होने की संभावना है तो मैं उससे सीख सकता हूँ। कॉम्पेरेटिवनेस में प्रेम का वातावरण होता है। कंपटीशन में प्रेम का वातावरण ना होकर के नफरत का वातावरण होता है, ईगो का वातावरण होता है। कंपटीशन में कोई प्रतिभा जन्म नहीं लेती। सारी प्रतिभाएं, या सबसे ज़्यादा प्रतिभाएं कोलैबोरेटिवनेस में जन्म लेती हैं, यानी कि हम एक दूसरे के साथ तादात्म्यता बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिटी बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ रहें, जो वो नहीं जानता है उसको दें और बड़े प्यार से दें। कोलैबोरेटिवनेस में सबसे ज़्यादा प्रेम का वातावरण होता है। प्रेम के वातावरण में ही फूल खिलते हैं सारे के सारे, और सारे के सारे रंग, सारे के सारे कलाएं सब प्रेम के वातावरण में पैदा होती हैं। प्रेम के बिना कोई पेंटर नहीं बनता, अच्छा पेंटर। प्रेम के बिना कोई संगीतज्ञ नहीं बनता। और तुम कहते हो कि प्रेम के बिना भी बन सकता है, तो तुम्हारी भूल है। वो एक हैबिचुअल हो सकता है। बहुत से लोग जो यूँ ही किसी भी फिल्म के लिए वैसे ही गा जाते हैं, वो पूरे म्यूजिशियन नहीं है। वो तो म्यूजिशियन की शुरुआत है। म्यूजिशियन तुमने ये रद्दी कूड़े में पड़े हुए ही तो देखे हैं, वरना म्यूजिशियन तो बहुत गहरे गहरे होते हैं। म्यूजिशियन इसलिए गाते हैं क्योंकि गाना ही उनकी ज़िंदगी है। और जो म्यूजिशियन दबकर गुलामी में गाए, पहली बात तो म्यूजिक निकलता है स्वतंत्रता में, प्रेम में। तो कुल मिलाकर जितनी भी कलाएं पनपती हैं वो प्रेम के वातावरण में पनपती हैं। असली प्रतिभा प्रेम से पैदा होती है।
और ज़िंदगी में अगर प्रेम ना हो तो कोई भी प्रतिभा पैदा ही नहीं हो सकती। जो इंसान जो कर सकता है उसको वो करना चाहिए था। मुरली का सिर्फ एक ही दुर्भाग्य है कि वो बजे ना। पक्षी का एक ही दुर्भाग्य है, पक्षी कभी पूरा नहीं हो सकता अगर उड़े ना। पंख लेकर पैदा हुआ, उड़े ना, क्या फायदा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखो, प्रतिभा जिसके लिए पैदा हुई है उसको वो दे दो। और इंसान जो पैदा हुआ है वो असलियत में किसी प्रतिभा के लिए भी पैदा नहीं हुआ है। इंसान पैदा हुआ है विवेक के लिए। इंसान पैदा हुआ है विजडम में पूरी तरह से उतरकर, और जीवन में जो रस लेना चाहिए था और जिसको जीवन कहना चाहिए था, और उसके अनुसार उसकी रिलेटिविटी में उसके सापेक्ष जो कहना चाहिए था जीवन, वो पूरा जी ले जो जीना चाहता था। उस जीने में कमी ना रह जाए, जैसा जीवन जीना चाहिए था। मौत जब आए तो उसके रस की गहराई, तुम्हें मौत का अनुभव आज तक नहीं हुआ? मौत का अनुभव यह है कि मौत सबसे गहरी तब होती है जब तुमने जीवन को सही जिया होता है। तुम अगर टोटलिटी में मरना चाहते हो तो टोटलिटी में जीना सीखो, फिर जीना भी मज़ा हो जाएगा और मरना भी मज़ा हो जाएगा। मरने का आनंद उसी को आ सकता है जिसने पूरा पूरा जिया हो, और जब तक तुम पूरे पूरे नहीं मरते तब तक तुम पूरे पूरे नहीं जीते। और पूरा पूरा जीने के लिए ज़रूरी है कि पूरे पूरे मर जाओ। अगर तुम्हारे अंदर का झूठ मर जाए, अगर तुम्हारे अंदर की पहचान मर जाए, अगर तुम्हारे अंदर के कूड़े करकट से बनाए हुए तुम्हारे महल मर जाएं, तो जब मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारा सही अस्तित्व पैदा होता है उसको जीवन कहते हैं। यानी कि तुमने जो तुम्हारा निर्माण किया है, जिसे ईगोइस्टिक मैं कहता है। मैं का अर्थ होता है, देखो मैं के दो अर्थ होते हैं। एक मैं वो होता है जिसमें सिर्फ मैं ही नहीं होता और सब होता है, और एक मैं वो होता है जिसमें मैं तो होता हूँ लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं बांधी गई। देखो, दो ब्रह्म होते हैं। वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना हमारी हिंदी में, तो उसके पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और माँ, 5 शब्द आते हैं। तो बा वाला ब्रह्म और भा वाला ब्रह्म, बा बकरी वाला ब्रह्म और भा भालू वाला ब्रह्म। तो बा बकरी वाला जो ब्रह्म होता है उसको कहते हैं तुम्हारा नेचुरल में, तुम्हारा रियलिस्टिक में ब्रह्म। और जो तुम्हारा झूठा ब्रह्म होता है, भा वाला ब्रह्म, भालू वाला ब्रह्म, उस ब्रह्म को कहते हैं ईगोइस्टिक में, नॉट रियल। तो जो ईगोइस्टिक में होता है वो क्रिएटेड बाय यू, क्रिएटेड बाय क्राउड। जो तुम्हारा मैं तुमने नहीं बनाया है, कहीं इधर उधर से यूं ही बनकर आ गया है, उसको कहते हैं झूठा मैं। तो उसको मारे बिना उस सच्चे मैं का जन्म नहीं होता जो सच में तुम होते हो। और जो सच में तुम होते हो उसके जन्म के लिए ज़रूरी है कि तुम झूठों के जन्म को मार दो। तो मरने के बाद जीना शुरू होता है और जीने के बाद मरना। तो पूरे पूरे जी लोगे तो मर जाओगे, और पूरे पूरे मर जाओगे तो जी लोगे। और ये दोनों चीज़ें साथ में चले तो ज़िंदगी बनती है, जिसमें मौत और ज़िंदगी का समागम हो, यानी कि जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों परिपूर्णता में हो, उसको जीवन कहते हैं। और अगर ये परिपूर्णता में ना होकर के यूं ही होते हैं तो उसको जीवन नहीं कहते, वो मौत से भी बहुत बदतर बुरी मौत है। ठीक है। तो प्रतिभा का माहौल तभी पैदा होगा जब तुम प्रेम दोगे, जब तुम सही सही वास्तविकता दोगे। तुम्हें दूसरे की छोटी सी समझ बर्दाश्त नहीं होती, तो प्रतिभा बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर कैसे जियोगे तुम्हारी ज़िंदगी? तुम पता है छोटी ज़िंदगी से राजी हो जाते हो। छोटी सी ज़िंदगी, छोटा सा एक सपना, बस यही देखना है। सब सपने तुम बहुत छोटे छोटे देखते हो।
क्योंकि तुम सपने भी में भी वही देख सकते हो जितना तुम्हारी समझ होती है। सपने उसी के आते हैं जो तुम्हारी समझ में आ जाता है, उसके नहीं आते जो तुम्हारी समझ से भी बाहर है। इसलिए तुम सपने भी नहीं देख सकते उसके जिसको आनंद की संपूर्ण गहराई कहते हैं। इस बात को तुम गौर से समझ लो। इसलिए जब किसी प्रतिभा संपन्न या प्रतिभा की संभावना को उतना नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए था, तो फिर उसके जीवन में कमी शुरू होती है। और एक बात आप गौर से सुन लो कि जो इंसान है ना, इंसान पहले तो जानने के लिए पैदा हुआ है जन्म को और मृत्यु को। यानी कि पहले वो समझेगा बंधनों को सही तरीके से, जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि बंधनों को पूरी पूरी तरह समझो। फिर वो समझेगा, जब बंधनों को समझ जाएगा तो मुक्ति में प्रवेश करेगा। फिर मुक्ति को भी समझेगा। लोग समझते हैं नहीं हम तो मुक्त हो गए, हमारे ऊपर बंधन नहीं है। फिर तुम्हारा बंधन तुम्हारी मुक्ति बन जाती है। तो अब मुक्ति को समझो। मुक्ति भी एक कमी है, परिपूर्णता नहीं है मुक्ति। लिबरेशन इज नॉट हैव टोटलिटी। लिबरेशन में संपूर्णता नहीं है। मुक्ति को समझो। अगर बंधन ना हो तो मुक्ति किसी काम की नहीं है। अंधेरे के बिना उजाले का क्या अस्तित्व। दिन के बिना रात कहोगे किसको? दिन है तभी तो रात है, और रात है तभी तो दिन को दिन कहते हैं। अगर अंधेरा नहीं होता तो प्रकाश कहने की किसी चीज़ को जरूरत ही क्या पड़ती, और प्रकाश नहीं होता तो अंधेरे नाम की चीज़ का अस्तित्व क्या होता। बंधन ना होते तो मुक्ति क्या, और मुक्ति ना होती तो बंधन क्या। ठीक है, तो पहले बंधनों को समझो, उसके बाद में फिर मुक्ति को समझो। और दोनों को समझने के बाद में फिर तुम्हें एक चीज़ पता लग जाएगी कि जीवन जीने के लिए कभी कभी मुक्ति जैसा माहौल तैयार करना पड़ता है, तो कभी बंधन जैसा। फिर तुम मुक्ति के साथ भी खेलना सीख जाओगे और बंधन के साथ भी खेलना सीख जाओगे, और दोनों के खेल से जो जीवन का वास्तविक रस पैदा होगा उसको इंसान की परिपूर्णता कहते हैं। और इंसान के विवेक के पंख उसी समय ऊंचाई पर उड़ान भर रहे होते हैं। तो तुम्हारे पंखों से तुम आसमान में उड़ सको, तुम्हारे विवेक के पंखों से उड़ सको तुम आसमान में। दरअसल इंसान के दो पंख होते हैं, एक तो होता है लव का पंख, एक होता है लॉजिक का पंख। लव का पंख प्रेम, नमी, रात्रि, सुकून और आराम का पंख होता है। और तर्क पंख होता है पुरुषार्थ, पुरुष प्रधान, कर्म, ध्यान, ज्ञान, गहराई, तर्क, लॉजिक। दोनों के समागम से जिंदगी पैदा होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जिंदगी भर काम करते रहें और आराम ना करें तो जिंदगी जी लोगे ना। और ना आप ऐसा कर सकते हैं कि जिंदगी भर आराम करते रहें और काम ना करें और जिंदगी जी लोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो दोनों के समागम से जीवन का पूरा पूरा रस पैदा होता है, पूरी पूरी उड़ान पैदा होती है। इन दोनों पंखों को फैलाओ। इनमें से एक भी पंख अगर गया तो तुम जीवन नहीं जी सकोगे। और जीवन है पूरा पक्षी, और अस्तित्व का आकाश तभी प्रसन्न होता है जब उसमें कोई पक्षी उड़ता हो। आकाश भी बेचारा सूना हो जाए, भ्रमों पर कौन थूकेगा अगर माया ना हो। ब्रह्म के आकाश में माया की पक्षी उड़े। जड़ों का क्या करोगे? जड़ें, तुम कहते हो नहीं जड़ें ब्रह्म है। अगर तुम मुक्त होते तो तुम्हारी जड़ें बंधन होते, और अब तुम बंधन में हो तो तुम्हारी जड़ें मुक्ति में हैं, और फिर अकेली जड़ें कुछ नहीं कर पाती। जड़ों का क्या करोगे जब वृक्ष आकाश की तरफ उड़ता ही नहीं? क्या करोगे सिद्धांतों का, क्या करोगे विज्ञान का, क्या करोगे भौतिकी का, क्या करोगे प्रैक्टिकल करने का? तुम कहते हो कि देखो हम कल्पना को स्वीकार नहीं करते। कल्पना के बिना कौन सा सिद्धांत निकला है, कौन सी खोज हुई है? भाई एक सिद्धांत से तुम दूसरा सिद्धांत निकालते हो तो कल्पना ही तो करते हो। और दूसरी चीज, तुम्हारा यथार्थ जड़ें हैं और तुम्हारी उड़ान कल्पना है। तुम्हारे यथार्थ की जड़ें और तुम्हारा यथार्थ भी
कल्पना के बिना चल नहीं सकता, इसलिए लव भी चाहिए। लव कल्पना प्रधान है। लव वृक्ष की बढ़ती हुई ऊंचाई जैसा है प्रेम, और जड़ें तर्क जैसी हैं। लव वृक्ष जैसा उड़ान जैसा है और लॉजिक जड़ें हैं। ना तो कोई भी वृक्ष जड़ों के बिना टिकता है और ना कोई भी जड़ किसी काम की रहती है। वृक्ष अगर नहीं बढ़े तो, वृक्ष बढ़ रहा है तो जड़ किसी काम की, अगर जड़ किसी को कुछ ना दे तो जड़ नष्ट हो जाएगी अंदर ही अंदर। इसलिए ये दोनों बातें सापेक्षता में चलती हैं। इसमें तुम ये मत कहना, देखो दोनों चीजें जड़ें हो सकती हैं। तुम्हें पता है लॉजिक की जड़ लव है और लव की जड़ लॉजिक। इन द टोटलिटी ऑफ लव इज जस्ट कन्वर्टेड इन लॉजिक एंड अपोजिट इज totally factual and true about logic। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा कि हम अपने से कम इंसान अगर ये ना कर पाए तो फिर वो कैसी भी ज़िंदगी जी ले, वो पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। ये ना करे तो कि क्या ना करे, मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि जिसके लिए वो पैदा हुआ है वो इंसान, चाहे उसके अंदर कोई भी प्रतिभा हो, दुनिया की सारी प्रतिभाएं तुम्हारा मुड़ा प्रज्ञा की ओर करती हैं। प्रतिभा होती ही इसलिए है ताकि तुम प्रज्ञ हो जाओ। टैलेंट इसलिए होता है ताकि तुम विजडम की तरफ चल पड़ो। पूरी पूरी प्रतिभा प्रज्ञा की तरफ चल पड़ती है। तो दुनिया में चाहे तुम म्यूजिक सीखो, चाहे क्रिकेट सीखो, चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम कुछ भी सीखो, चाहे तुम कोई रिसर्च करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी सारी प्रतिभाएं प्रज्ञा की तरफ ही मुड़ती हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ बातें करेंगे कि फिर ये जो परेशानियां इंसान को पैदा होती हैं वो क्यों। देखो, कोई भी इंसान जब तक अपनी परिपूर्णता में नहीं आ जाता तब तक वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, और अगर वो लिमिटेड सोचेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलना तो उसको होगा, और तब तक चलना होगा जब तक कि वो अपने आप को जान ना जाए। जब वो जान जाएगा तो जीना शुरू होगा। जीना तब तक शुरू नहीं होता जब तक जान ना जाओ, और जब तक तुम जान ना जाओ तब तक तुम्हारा जीना भी जानना ही होता है, जीना नहीं होता है। ठीक है, जीने के लिए एबिलिटी आवश्यक है कि तुम जान जाओ, तब तुम जीना शुरू करोगे। उससे पहले जो जीना होगा वो जीना फॉर नोइंग, फॉर लर्निंग। तो तुम्हारा वो जीना भी होता है, वो सीखने के लिए ही होता है। और जब तुम सीख जाते हो, और एक अवस्था ऐसी आती है जब तुम सीख जाते हो, नहीं बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसी कोई अवस्था नहीं आती, ये तो जिंदगी भर सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे तभी तो सीखेंगे। देखो जी, सीखने की एक ऐसी अवस्था आती है जब तुम्हें सीखने पर ध्यान नहीं देना पड़ता। मैं सिर्फ उस सीखने की बात कर रहा हूँ जैसे तुम अभी क्या है, जब तुम जानते नहीं हो तो सीखने पर ध्यान देते हो। उसके बाद में जब तक सीखने पर ध्यान दिया जा रहा है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें सीखने के लिए सीखने पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जीना ही सीखना हो जाएगा। सीखना और जीना होने की ऐसी अवस्था है इन द बीइंगनेस। बीइंगनेस एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर तुम हो जाते हो, और होने पर तुम्हें किसी भी लर्निंग को जानने के लिए ये फोकस नहीं करना पड़ता कि इसको मुझे जानना है, क्योंकि जब तुम हो गए तो फिर तुम्हें जानने की या समझने की जरूरत नहीं है, फिर तुम सीखोगे भी खुद ही। मतलब जब तुम्हारे सीखने में और तुम्हारे जीने में वक्त की इतनी सी भी गैप ना रह जाए, उस जगह को कहते हैं इन बीइंगनेस। वहां पर तुम सीखने को सीखना नहीं कह सकते, वहां तो पी लोगे। जहां खाने के बारे में सोचा नहीं जाता, खा लिया जाता है। ठीक है, तो वो होती है जीना, और उससे पहले होता है जानना। तो जानने की एक ऐसी अवस्था वास्तव में आती है जब तुम जान पूरे जाते हो, और उसके बाद में फिर ऐसा नहीं है कि जानना नहीं होता, फिर जानना जीना ही होता है। जीना जानना, जानना जीना एक ही बात होती है। तो ये सारी बातें आवश्यक हैं समझना। तो अभी तुम जाने नहीं हो, और जब तक तुम जान ना जाओ तब तक तुम्हारी दौड़ रुक नहीं सकती, और तब तक किसी आनंद की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तुम कहते हो नहीं 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 हम आनंदित तो अब भी हो जाते हैं। देखो, दौड़ता हुआ आनंद सुख है। बड़ी अजीब बात, कल मैंने कुछ बात कही थी तुमसे कि एक आदमी दौड़ रहा है,
वो कौन सा सुख लेगा? दौड़ता हुआ आदमी कोई सुख नहीं ले सकता। तो फिर सुख लेने के लिए क्या जरूरत है? तो फिर आदमी सोचेगा यार सुख लेने के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, रुकना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम पूरे पूरे रुक जाओगे, जैसे ही तुम पूरे पूरे रुक जाओगे, तो फिर तुम सुख नहीं ले पाओगे। वो सुख आनंद में तब्दील हो जाएगा। सुख है दौड़ता हुआ आनंद, और रुका हुआ सुख ही आनंद है। अगर तुम रुक गए तो फिर शांत हो गए। दौड़ना ही तो अशांति है, रुकना शांति में समाहित होना है। इन द स्टेबिलिटी इन पीस। तो अगर तुम रुक गए, जैसे वो सैटेलाइट्स होते हैं ना, जो जैसे एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी की जो गति चल रही है उस पृथ्वी की गति के सापेक्ष ग्रह भी घूमेगा। इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष वो ग्रह स्थिर मालूम पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं उनको। वो स्थिर इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि वो उसके साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, तो जब तुम जीवन के साथ जीवन हो जाते हो तो आनंद हो जाते हो, तो तुम्हारे सापेक्ष जीवन सुस्थिर हो जाता है। ठीक है, और जब तुम्हारे सापेक्ष वो जीवन सुस्थिर हो जाता है उसको आनंद कहते हैं। यानी कि अब जीवन तुमसे भाग नहीं सकता। उससे पहले या तो तुम जीवन से भाग रहे होते हो या जीवन तुमसे भाग रहा होता है, और फिर तुम जीवन के बारे में सोचकर या आनंद के बारे में सोचकर जो अच्छा महसूस करते हो उसको सुख कहते हैं। और जब वो दौड़ता हुआ आनंद ही तो सुख है। मैं कह रहा हूँ दौड़ता हुआ आनंद। अब देखो, तुम कहोगे कि ये सैटेलाइट खूब तो घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी से पूछो क्या वो घूम रहा है? तुम जब रेलगाड़ी में बैठते हो तो तुम अपने से कहते हो कि तुम दौड़ रहे हो, लेकिन तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो। इतनी ही तेज दौड़ रहे हो जितनी तेज रेलगाड़ी चल रही है, क्योंकि रेलगाड़ी जितनी तेज चल रही है तुम भी तो उतनी ही तेज चल रहे हो। तो तुम भी चल रहे हो, रेलगाड़ी चल रही है, इसलिए रेलगाड़ी तुम्हारे सापेक्ष स्थिर है। जैसे रेलगाड़ी तुम्हारे सापेक्ष स्थिर हो गई तो आनंद आ जाता है। आनंद आ जाता है। तुम्हें पता है ना पृथ्वी कितनी तेज घूमती है, लेकिन उतनी तेज तुम भी घूमते हो, इसलिए तुम्हारे सापेक्ष पृथ्वी स्थिर हो जाती है। इसलिए तुम्हारे सापेक्ष पृथ्वी स्थिर हो जाती है। ठीक वैसे ही जब तुम जीवन में उतर जाते हो तो तुम्हारे सापेक्ष जीवन स्थिर हो जाता है। और अभी तुम्हारे सापेक्ष जीवन स्थिर नहीं है और तुम इसलिए दौड़ रहे हो। तुम सुनो कि ये उपग्रह घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी के लिए नहीं घूम रहा है। इसलिए तुम तुम्हारे जीवन के लिए जब तक दौड़ोगे, घूमोगे, इसलिए तुम जब तक अपने जीवन के लिए घूमोगे तब तक तुम सुख नहीं ले सकते। सॉरी, तुम सुख के बारे में या आनंद के बारे में सोच सकते हो। जब तक तुम आनंद के बारे में सिर्फ सोचते हो तब तक वो आनंद सुख होता है। सोचने का ही अर्थ है कि उसके साथ एक नहीं हो गए, और जब तुम उसके साथ एक ही हो जाते हो, वो ही हो जाते हो जो वो है, तो फिर तुम आनंद ही हो जाते हो। आनंद लिया नहीं जाता, आनंद हुआ जाता है। एक बात समझ लो, सुख लिया जाता है या दिया जाता है, लेकिन आनंद लिया या दिया नहीं जाता, आनंद हुआ जाता है। और जब तुम्हारा जीवन और तुम एक हो जाते हो तब तुम अपने जीवन के सापेक्ष सुस्थिर हो जाते हो, जुड़ जाते हो। उसको होनापन कहते हैं, उसको बीइंगनेस कहते हैं। फिर अस्तित्व का स्वभाव, अस्तित्व बहुत तेजी से घूम रहा है और तुम बहुत स्लो स्लो चल रहे हो, इसलिए तुम अस्तित्व से भाग आए या फिर अस्तित्व तुमसे भाग गया। ये पूरा एग्जिस्टेंस जिसको तुम नेचर कहते हैं ना, नेचर होता है स्वभाव। स्वभाव का होता है जब तुम्हारा स्वभाव तुम जैसा हो जाए तो तुम्हारा असली स्वभाव इस ही अस्तित्व जैसा है, तो इसी अस्तित्व जैसा तुम्हारा स्वभाव है। और ऐसा ही जब तुम्हारा स्वभाव है और अस्तित्व का स्वभाव और तुम्हारा स्वभाव एक है तो एक स्वभाव हो जाएगा, फिर अस्तित्व ही तुम हो जाओगे। और अस्तित्व का कुछ अलगाव नहीं है तुमसे, तो अस्तित्व का आनंद और तुम्हारा आनंद एक ही है। अस्तित्व ही आनंद है, और अस्तित्व का अर्थ होता है इन द नेचुरलिटी ऑफ योर रियलिटी। तो जो तुम्हारी नेचुरलिटी है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो वास्तविक स्वभाव ही अस्तित्व का स्वभाव है, और अस्तित्व का स्वभाव ही तुम्हारा स्वभाव है। तो जब तुम अस्तित्व की
स्पीड अपने से ज़्यादा रखोगे या अपनी स्पीड अस्तित्व से कम रखोगे या अपनी स्पीड अस्तित्व से ज़्यादा रखोगे, तो दोनों ही केसेज में तुम अस्तित्व के साथ एक नहीं हो पाओगे। और जब तुम अस्तित्व के साथ एक नहीं हो पाओगे तो वही क्षण होता है जब तुम आनंद से चूक जाते हो, आनंद तुम्हारे अंदर से चला जाता है। जब तुम अपने ही जीवन के साथ ज़्यादा या कम करोगे तो जीवन के साथ एक कैसे होगे? कम ज़्यादा ना करें। जब तुम भाग जाते हो या फिर छिप जाते हो अपने ही आप से, तो जीवन के आनंद से भी छिप जाते हो, अपने आप से भी छिप जाते हो, होने से छिप जाते हो, वास्तविकता से छिप जाते हो, जिंदगी की गहराइयों से छिप जाते हो, जीने से छिप जाते हो, उड़ने से छिप जाते हो। और जब तक तुम स्वयं में सुस्थिरता नहीं साधोगे, जब तुम अपने लिए स्टेशनरी ना हो जाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक तुम्हारे अंदर कोई भी जीवन की गहरी किरण चमक नहीं सकती। तुम्हारी डायनेमिज्म, तुम्हारा तेज, तुम्हारा नूर, तुम्हारी सुंदरता यही है कि तुम उसके साथ एक हो जाओ जो तुम हो। हर आदमी तभी सुंदर बनता है जब वो हो जाता है, जो वैसा ही हो जाता है जब वो जो वो है। जब तक तुम दूसरों की नकल करते हो ना, तो तुम अपने से भाग जाते हो, अपने अस्तित्व से भाग जाते हो। हर आदमी दूसरे की सुंदरता में उत्सुक है। मैं कहता हूँ कि तुम जैसे भी हो ना, तुम अपने अंदर उतर कर देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि यार तुम जैसे जब हुए तभी तुम्हें पता लगा कि ज़िंदगी में सिर्फ अपने जैसा होना ही सबसे बड़ी सुंदरता है। और सच पूछो तो इस दुनिया में अपने से सुंदर कोई भी किसी को नहीं मानता। हर कोई इंसान अपने को ही सुंदर मानता है, भले ही वो कितना ही सुंदर दूसरा आदमी देख ले। चूंकि ये कॉम्पेरेटिवनेस जो होती है, तुलना, इसको तुम कॉम्पिटिटिवनेस की तरह ही देखते हो, और इसलिए तुम्हें दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि संसार ने कहा है कि गोरा रंग अच्छा, काला रंग बुरा। और अगर काला आदमी ये कहे कि मुझे अपने आप में इतना आनंद आ रहा है, तुम कौन होते हो कहने वाले? तो फिर ना गोरा अच्छा रह जाता है उसके लिए, तो कम से कम उसका स्वभाव सामने आ जाता है। जीवन की हर कला, हर सौंदर्य, हर वैज्ञानिकता, हर गहराई, हर सीख, प्रत्येक प्रकार का प्रेम, जीवन के हर पल में आनंद, जीवन का संपूर्ण रस, हर क्षण का पूरा पूरा उपयोग और रस से एकात्म होकर जीने की संपूर्ण संभावना और आनंद का पूरा सरोवर जीवन में तभी उतरता है जब तुम तुम्हारे जैसे हो जाते हो। जब तुम तुम्हारे जैसे होगे तो पहली बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं हमेशा वो ज़रूरतें पूरी कर रहा था जो ज़रूरतें मेरी नहीं थी। किसी और ने कहा था कि ये तेरी ज़रूरतें हैं, लेकिन ये तेरी ज़रूरतें नहीं थी। वो किसी और ने कहा था मुझसे कि वो तेरी ज़रूरतें हैं। शायद वो दूसरा मेरे बारे में जान ही नहीं सकता। दुनिया में जीने की कला तो स्वयं से ही पनपती है, उससे पहले पनप नहीं सकती। और जब तक तुम अपने आप में ना आ जाओ तब तक कोई भी कला तुम में आ नहीं सकती। आनंद की संपूर्ण गहराई तभी पैदा होती है जब पूरे को पूरे रसीले हो जाते हो तुम उस रस के साथ जो रस तुम्हारा है। और इंसान की अद्वितीयता और उसका जीवन इसलिए तो होता है ताकि हर इंसान पूरा अपना अपना जीवन जी सके। और इसलिए अस्तित्व को अनंत आनंद कहते हैं, क्योंकि इतने सारे जीवनों में अनंत आनंद है। सबके जीवन का सबका आनंद अलग है और सबका आनंद अलग है, इसलिए सभी को अपने अपने जीवन जीने के लिए अद्वितीयता है। और यही आनंद की बात है। अगर सभी का जीवन एक जैसा होता तो फिर मज़ा क्या होता? मज़ा क्या होता? जैसे आजकल जो अभी कुछ दिनों पहले वो पुरस्कार दिए गए थे, कुछ लोगों को भारत रत्न भी मिला था, ऑस्कर भी मिला था, पुलित्जर पुरस्कार भी मिले थे और नोबेल प्राइज भी अनाउंसमेंट हुए थे। तो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, जैसे नोबेल प्राइज पाने वाले लोग होते हैं, तो नोबेल प्राइज पाने वाले लोग कम होते हैं। तो हम समझते हैं कि यार देखो इस आदमी ने नोबेल प्राइज पाया, ये कुछ विशिष्ट है। और वो इंसान जिसने नोबेल प्राइज पाया है वो सोचता है कि मैं विशिष्ट हूँ।
इसका अर्थ हुआ कि जब तक विशिष्टता पूरी ना हो जाए, यानी कि इतने विशिष्ट बन जाओ। अगर सपोज करो कि इस दुनिया में सभी को जो भी पैदा होता उसको नोबेल प्राइज मिलता, तो नोबेल प्राइज की मौज ही खत्म हो जाती, नोबेल प्राइज का मजा ही खत्म हो जाता है। यार सबको नोबेल प्राइज मिल रहा है, फिर वैल्यू उसकी होती जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ये दुनिया ऐसी है कि तुम्हारा मूल जो स्वभाव है ना, तुम कुछ भी कर लेना, दूसरे की कितनी भी बात मान लेना, हो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा कुछ कंडीशनिंग हो गई है, मैकेनिकली तुम मशीन बन गए हो, लेकिन पूरा का पूरा आनंद तो तुम्हें उसी दिन आएगा जब तुम जैसे हो जाओगे। उससे पहले तुम्हें आनंद नहीं आ सकता। और आनंद की संपूर्ण गहराई तुम्हारे अंदर, तुम्हारा जीवन तो तुम्हारा ही हो सकता है भाई। इसको दूसरा कैसे डिसाइड कर सकता है? दूसरे के अनुसार तुम अपने आप को कैसे ढाल सकते हो? दूसरा तुम्हारे जीवन के बारे में जानता क्या है? कोई भी कुछ नहीं जानता। हाँ, कुछ सारे तुम्हारे लिए बाहर से मिल सकते हैं जिनसे तुम अपने आप को जान जाओ, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को ही जानो, दूसरे को मत जानो। दूसरे को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे को जानने से तुम अपने आप को खो दोगे, और अपने आप को नहीं खोना है तुम्हें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो कुल मिलाकर जीवन की संपूर्ण गहराई खुद से ही पैदा होती है और खुद से ही शुरू होती है, और उससे पहले शुरू हो नहीं सकती। इसलिए संपूर्ण रूप से अपने आप में उतरें, अपने को पहचानें, अपने को जानें, अपने में डूबें, अपने को समझें, अपने जीवन की वास्तविकता को समझें, अपने आज तक के निर्माण को कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मेरी सोच ऐसी क्यों बनी जैसी सोच है, और जमाने ने मुझे क्या सिखाया, क्या ये सिखाना ठीक था, क्या ये मेरे लिए उचित था, क्या मेरे लिए उचित था, क्या मेरे लिए अनुचित था, और मेरी जिंदगी किस प्रकार से बहनी चाहिए थी, उस प्रकार से क्यों नहीं बही। इस बारे में सोचो, इस बारे में ध्यान दो, इस पर काम करो। ये बहुत आवश्यक होती है, और जब इस पर तुम काम करोगे तो तब तुम्हें पता लगेगा कि यार बहुत सा कूड़ा तो ऐसा था जिसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, और उसमें से जो काम की चीजें हैं, काम की बातें हैं, वो मेरे जैसी ही है। तो मैं क्यों ना मेरे जैसा ही बनूं। और जब तक तुम तुम्हारे जैसे ना बन जाओ, तुम खुद सोचो, कोई भी हो तुम, क्या तुम्हें आनंद आ सकता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमसे ये बात शायद तुमने भी ना पूछी होगी, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, और मैं जब तुमसे पूछ रहा हूं तो तुम भी तुमसे पूछ लो। और मैं इसलिए ही तो तुमसे पूछ रहा हूं ताकि तुम अपने आप से पूछ सको। इसीलिए इंसान अधूरा ही रहेगा अगर वो अपने स्वभाव में ना उतर जाए, और स्वभाव में उतरने के लिए समझना जरूरी है। इसलिए तो मैं तुम्हें समझने के लिए कह रहा हूं, और समझने के लिए तुम्हें तब तक चलना पड़ता है जब तक तुम जान ना जाओ, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। और जब तुम्हें चलना पड़ता है तो फिर तुम पहुंचे बिना तो रुक नहीं सकते, ठीक है? और छोटी चीजों में रुक भी मत जाना, वहां तक पहुंचने से पहले रुका नहीं जा सकता। और जिस दिन रुका जाता है ना, तो पूरा पूरा ही रुका जाता है। और जब तुम रुक जाते हो ना, तो आनंद की बौछार हो जाती है, पूरा आनंद प्रकट होता है। उससे पहले तुम दौड़ता हुआ आनंद, यानी कि तुम्हें लगता है कि यार मजा आएगा, वो मजा उस दिन आता है जब तुम मजे की वास्तविकता को पूरा जान जाते हो। और मजे की वास्तविकता को पूरा पूरा जानने के बाद में वो ठहर जाता है, और जब वो ठहरता है उसको आनंद कहते हैं। और जब तक वो नहीं ठहरता है तब तक तुम सोचते हो कि ऐसा होगा। भविष्य में जीते हो तुम, फ्यूचर सेंट्रिक हो जाते हो, पास्ट सेंट्रिक हो जाते हो, या फिर अपनी इमेजिनेशन के बल पर कुछ ना कुछ सोच लेते हो, और बस ये वो ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बातें सोचते लेते हो, जिससे कि ये होता है कि तुम अपने आप को खो बैठते हो, और ना तो फिर तुम इस चक्कर में चल पाते हो पूरे पूरे। पूरे पूरे चल सको, जान सको पूरे पूरे, इसके लिए भी जरूरी है कि जब तुम पूरे जानने के लिए जाओगे तो फिर तुम्हें रुकना नहीं है। और ना रुकने के लिए भी ये जरूरी है कि तुम ये भी बात समझो कि तुम जिसके लिए रुक रहे हो वो क्या है। तो कुल मिलाकर दौड़ता हुआ आनंद ही सुख कह रहा हूं मैं। जब तुम दौड़ ही रहे हो तो सुखी कैसे हो सकते हो? तो दौड़ ही लो। और अगर इस बीच में तुम उस सुख में रुकने की कोशिश करोगे तो पाओगे कि ये बात पूरी इसी में समा जाती है कि तुम जान लो, तुम रुकने की भी कोशिश करोगे तो, क्योंकि वहां पर वो रुकना भी तुम्हें यही सिखाता है कि देखो अभी पूरा रुका ही नहीं जा रहा यार। और रुकने की क्षमता तुम्हें तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि तुम जान ना जाओ। जानने के बाद रुकना आ जाता है, जानने के बाद रुकना आ जाता है, हर क्षण में रुकना आ जाता है, जीवन के हर पल में जीना आ जाता है। जानने के बाद फिर तुम जी सकते हो, जानने के बाद कोई जी नहीं सकता, इसलिए ही नहीं कहता मैं, उसमें बड़ी गहराई छिपी हुई है। जानने के बाद जीना आ जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैं फिल्म देखने गया था एक दिन।
तो उस फिल्म में क्या था कि एक एक्टर और एक्ट्रेस थे, लव ट्रायंगल का सीन था। उसमें जो लड़की होती है वो कहती है कि देखो अभी हम मिल रहे हैं, काश ये क्षण जल्दी ना गुजरे। और मैं क्या देख रहा हूँ उस जगह पर कि वो लड़की सोच रही है कि यार ये क्षण जल्दी ना गुजरे। उस लड़के से कह रही है, लड़का भी कह रहा है कि काश ये क्षण जीवन भर के लिए ठहर जाए, ये जो 2 क्षण हैं ऐसे ही बना रहे पूरा जीवन, मैं तो तुम्हें देखता ही देखता पूरी जिंदगी गुजार दूं। ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग चल रहे थे। तो मैं गौर से यहाँ क्या देखता हूँ कि आदमी सुख के टाइम पर पूरा सुख नहीं ले पाता, क्योंकि उसे उस सुख के खोने की जो तड़प है वो तुरंत मिल जाती है। वो लड़की सोच रही है कि हम बिछड़ेंगे, और जीवन की वास्तविकता है कि बिछड़ेंगे। इसमें 2 बातें नहीं है। देखो जानने वाला क्या करता है और ना जानने वाला क्या करता है। ये लोग मिल रहे हैं लेकिन मिलकर भी मिल नहीं पा रहे हैं। बताओ, पूरे पूरे मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब मिल रहे हैं तो झिझक झिझक कर मिलें कि ना मिलें। मिलेंगे तो बिछड़ेंगे, बिछड़ने की मिलने पर ही सोच लिया, यानी कि अब क्या होगा, ये पूरे पूरे मिल नहीं पाएंगे। जब हम जानते नहीं हैं, देखो ये फैक्ट है कि जो मिलता है वो बिछड़ता जरूर है, क्योंकि वो जन्मता है वो मरता भी जरूर है। सब बिछड़ेंगे, कभी ना कभी तो हर कोई बिछड़ेगा। तो जिंदगी की वास्तविकता से भागकर कोई प्रेम होता ही नहीं है। अब ये जो दौड़ता हुआ आनंद होता है, अब पूरा पूरा आनंद कब आता है, जैसा कि मैं पूरी पूरी बात कर रहा हूं तुमसे। ये लड़की इस क्षण को नहीं जी पाएगी और ना ये लड़का इस क्षण को जी पाएगा, क्योंकि ये लड़का और लड़की जानते ही नहीं है, दोनों ही नहीं जानते कि ऐसी की तैसी आने वाले बिछड़न की। अभी तो मिलन का पूरा आनंद ले लें, फिर बिछड़न का भी पूरा आनंद ले लेंगे। आदमी की जिंदगी ऐसी हो गई है, ना तो वो जीने का पूरा आनंद ले सकता है और ना वो मरने का पूरा आनंद ले सकता है। ये दोनों मिले जरूर, पर ये जीने का पूरा आनंद नहीं ले पा रहे। और ये जीने का पूरा आनंद इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये बिछड़ेंगे। जैसे कोई आदमी अगर सुखी हो जाए ना घरों में, जैसे मान के चलो अच्छा खासा पैसा आ जाए किसी के पास में, घर में ही एक मंदिर बना लिया है, उस पर फैमिली के सभी मेंबर आते हैं और आपस में सभी लोग मिल करके पूजा करते हैं और टुनटुनी बजती है और आरती चलती है। सभी लोग एक साथ आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ये आरती चलती है। ठीक है, अब ये पता है थोड़ी देर बाद एक यहाँ पर घटना घटित होगी। ये मांगते हैं कि हे भगवान हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, हे प्रभु ये आनंद बना ही रहे, हे भगवान मेरे पति की लंबी उम्र कर दो, ये कभी ना मरे। ये होता है। अब कुल मिलाकर तुम गौर से देखोगे तो पाओगे कि सुख की नजर ना लगे। और पहली बात तो ये होती है कि दुनिया में कोई भी संपत्ति ठहरती नहीं, ये घर भी मिटने वाला है। खुद ये जो आरती करने वाले लोग हैं जिन्होंने घर बनाया, घर बनाने वाले भी 80-100 साल में मिट जाएंगे। लेकिन चक्कर क्या पड़ता है, देखो मिटना बुरा नहीं होता है, मिटना बुरा नहीं होता है, मिटने की प्रक्रिया को जानने के बाद भी भागना बुरा होता है। जैसे जानते हैं कि हर आदमी मरता है तो फिर मरने से डरना क्यों, लेकिन चक्कर ये पड़ता है कि हम मरने से डरने की वजह से जी भी पूरे नहीं पाते। अब ये पता है तुम्हें, इस क्षण तो सारी संपत्ति वगैरह खुशी वगैरह जो भी माहौल में खुशी, जिसको छोटी मोटी खुशी मान लो, कुछ भी खुशी मान लो उसको, तो मान के चलो छोटी मोटी खुशी परिवार में है भी, तो इस खुशी को तो पूरा जी लो। इस क्षण में कुल मिलाकर पूरा नहीं जी सकते। इस क्षण में पूरा इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि भविष्य में काश हमारी खुशियों को किसी की नजर लग जाए तो। और सच्ची बात यह है कि जिंदगी दोनों पक्ष बराबर लाती है, फूल और कांटे दोनों बराबर लाती है, सुख और दुख बराबर लाती है। और बराबर लाती नहीं है, तुम करते हो ये सब। जिंदगी सुख या दुख नहीं लाती है,
दरअसल तुम्हारी देखने की नज़र में होता है सब। तुम ठहरते नहीं हो, तुम लगातार भागते रहते हो। जब तुम लगातार भागते रहते हो तो कभी सोचते हो अच्छा लग रहा है और कभी सोचते हो बुरा लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस चक्कर में तुम जी ही नहीं पाओगे। और जी वही सकता है जो ये अच्छी तरह से जानता है कि इस समय हम पूरा आनंद लेंगे, क्योंकि अगली क्षण में शायद ना मिले, और दूसरी चीज ना मिले तो ना मिलने का आनंद लेंगे। सुख भी आनंद है, सुख का एक अलग प्रकार का आनंद है, और दुख का एक अलग प्रकार का आनंद है। कैसे? समझाता हूं कि देखो, भोजन करते हो ना, तो सलाद खाने का एक अपना आनंद है, सब्जी खाने का एक अपना आनंद है, फास्ट फूड खाने का एक अपना आनंद है, और अच्छी डाइट लेने का एक अपना आनंद है। फास्ट फूड जीभ के स्वाद को ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फास्ट फूड अगर तुम्हें खाना है तो 15 एक दिन में खा लो, लेकिन फास्ट फूड खाने का आनंद है, अब तुम फास्ट फूड ही खाते रहो तो फास्ट फूड ही खाते रहो तो फास्ट फूड समस्या बन जाएगा। फास्ट फूड का एक संतुलन है। फास्ट फूड कहता है कि 15 दिनों में जो कसरत अच्छी करते हैं उनको ही खाने का अधिकार है, और वो भी ज़्यादा नहीं, लिमिट से। अच्छी डाइट लेने वाले जो लोग हैं वो अच्छी डाइट लेते समय उसकी इस बात को भी ध्यान रखें कि केवल डाइट ही नहीं लेनी है, उसको पचाने की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। और कसरत करने वाले इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको आराम भी करना है। काम करने वाले भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आराम भी करना है, चूंकि दोनों चीज़ें आपस में जरूरी होती हैं। देखो, एक कसरत से एक अलग प्रकार का सुख मिलता है। जब तुम लगातार 4-5 दिन पर डबल बेड पर पड़े हुए हो, तुम्हारी अंदर थकावट आ गई है, और थकावट आने के बाद में जब कसरत की जाती है तो उसका एक अलग आनंद है। और उसके बाद में ज़्यादा कसरत कर ले कोई और उसके बाद में आराम करे तो उसका एक अलग आनंद है। तो सुख का एक अलग आनंद है, तो सुख का एक अलग आनंद होता है, दुख का एक अलग आनंद होता है। तो सुख एक प्रकार का रस देता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन की अलग अलग वैरायटीज रखते हैं, एक ही भोजन तो कोई जिंदगी भर नहीं करते। ठीक वैसे ही सुख का भोजन ही तुम जिंदगी भर क्यों करना चाहते हो? तुम दुख का भोजन जिंदगी भर क्यों नहीं करना चाहते हो? बिलीव मी, अगर तुमने केवल सुख का भोजन किया तो फिर जिंदगी में सिर्फ नीरसता आएगी। सुख ही सुख जिन्हें चाहिए, लोग कहते हैं जी सुख ही सुख आ जाए, सुख ही सुख आ जाए, सुख ही सुख आ जाए। सुख ही सुख आना नीरसता को निमंत्रण है, और दुख ही दुख आना भी नीरसता को निमंत्रण है। बहुत से लोग तुमने देखे नहीं है कि तपस्या ही तपस्या, तपस्या ही तपस्या, तपस्या ही तपस्या। ऐसे जीवनों का नीरसपना है तपस्या। कुछ लोग होते हैं कि भोग ही भोग, भोग ही भोग, भोग ही भोग, भोग ही भोग। इन लोगों का भी जीवन नीरस होगा। देखो, पहली बात तो ये कि तुम कहते हो कि हम देखो सुखी होना चाहते हैं। तुम सुख भी सुख को तब कह पाते हो जब दुख होता है। दुख ना हो तो सुख की कोई परिभाषा ना जन्मे। सुख कहने के लिए सुख जैसा शब्द गढ़ना भी मूर्खता हो जाए। जिंदगी में दुख है इसलिए सुख है। इसका अर्थ है कि दुख की वजह से ही सुख है, और जब दुख की वजह से ही सुख है तो इसका अर्थ है कि दुख भी सुख है, लेकिन दुख एक अलग प्रकार का सुख है। जैसे कि कसरत करने के बाद आराम मिलता है तो तुम उसको सुख कह देते हो, लेकिन कसरत करने को तुम दुख कह देते हो। लेकिन कसरत करना भी सुख है, और कसरत के बाद जो मसल्स थक चुकी हैं, दौड़ने के बाद जो कैलोरीज बर्न हो चुकी हैं, उसके बाद में कैलोरीज को कंज्यूम करना, कसरत के बाद नसों को आराम देना, ये भी सुख है। और ये सुख कसरत के दुख, जैसे तुम दुख कहते हो, उसकी वजह से। अब मैं कहता हूं कि सुख और दुख की एक कॉम्बिनिटी मैं तुम्हें दे देता हूं, इसलिए आनंद अलग चीज होता है। आनंद होता है सुख और दुख दोनों से मौज निचोड़ना, दुख से दुख की मौज निचोड़ना, सुख से सुख की मौज निचोड़ना, लॉजिक से लॉजिक निचोड़ना, और लव से लव निचोड़ना। इस समय में दोनों का समागम दे रहा हूं तुम्हें। कई बार
जब लोग सुख के ही सुख के पीछे भागते हैं तो जिंदगी के सुख से वंचित रह जाएंगे। केवल दुख ही दुख के पीछे भागेंगे तो दुख से वंचित रह जाएंगे। दोनों में इतना रस भरा है, दोनों को चखो, दोनों को चखो। और तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि तुम मौत से भागते रहे हो और जीवन को चाटते रहे हो। लेकिन जीवन भी बड़ा संतुलित है। नेचर अपनी रियलिटी में कभी भी असंतुलित नहीं होती। जब तुम जिद्द से सुख की तरफ भागते हो तो प्रकृति तुम्हें दुख दे देती है। प्रकृति दुख नहीं देती है, प्रकृति की संतुलन की प्रक्रिया तुम्हें दुख जैसी लगती है। प्रकृति दुख नहीं देती है, प्रकृति का संतुलन तुम्हें दुख लगता है, बल्कि प्रकृति तो आनंद ही दे रही थी। तुम प्रकृति के साथ एक नहीं थे, तुम अस्तित्व के साथ एक नहीं थे, इसलिए अस्तित्व का संतुलन भी तुम्हें अपने जीवन में असंतुलन जैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में असंतुलन है। तुम्हारे जीवन में असंतुलन है, इसलिए तुम्हें असंतुलित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संतुलन ही तुम्हारा संतुलन है। असंतुलित व्यक्ति के लिए संतुलन ही असंतुलन है। जैसे शराबी के लिए शराब से मना करना ही तो उसके लिए असंतुलन है। एक शराबी को कहो कि देखो सुधर जाओ, शराब छोड़ दो, वो तुम पता है क्या कहेगा, क्यों बिगड़ने की बात कर रहा है यार, सुधरे ही तो हुए हैं। शराब पीने वाले ही सुधरे होते हैं। तो कुल मिलाकर उसके लिए शराब ना पीना संतुलन हो गया। समझ में आई बात? तो तुम्हारा एक कंफर्टेबल जोन है, और कंफर्टेबिलिटी मूर्खता होती है, क्योंकि सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी, ये सब मूर्खता की बातें होती हैं। अस्तित्व के साथ एक होने के लिए तुम्हें इन सारी बातों से पार उठना पड़ता है, और इन सारी बातों को तुम्हें समझने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, समाने के लिए, समागम के लिए तुम्हें ज़िंदगी के अंदर उतरकर उस ज़िंदगी के बहाव को देखना पड़ता है। और बहाव में पाओगे कि तुम आनंद ही उसका बहाव है, और उसका जब आनंद बहाव है तो वो दोनों चीज़ों से निचोड़ता है। जैसा मैंने कहा कि सुख और दुख दोनों का, दोनों तरफ से ही निचोड़ ही आनंद है। एक ऐसा जूस जिसमें सुख का भी फल हो और दुख का भी फल हो, दोनों की मिक्सचेबिलिटी से जो रस बनता है, उसको पी करके जो आदमी बनता है वो मजबूत बनता है। जो धरती की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जो तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा और लोहे को मोड़ा है, जिसने सोने को खोदा और लोहे को मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। दरअसल क्या होता है कि आदमी मरता इसलिए है क्योंकि जीता नहीं है, और आदमी जिसको जीना कहता है वो जीना नहीं होता है। अगर हमने सुख को, तुम्हें पता है, हमने सुख को अस्वीकार कर दिया है, सुख को, दुख को अस्वीकार कर दिया है सुख को स्वीकार करके। हमने जब अपने अंदर सुख को स्वीकार कर लिया है तो दुख को अस्वीकृत कर दिया है, और जब दुख आता है उसको अस्वीकृत कर देते हो। और जिंदगी तो संतुलित है, वो तो दोनों चीजें लेकर आती है, बल्कि वो तुम्हारे लिए आनंद लेकर आ रही थी। देखो जी, प्रकृति किसी को कहते हैं? प्रकृति है ये शरीर का क्रम, और उस प्रकृति शरीर का क्रम है। अगर तुम सो रहे हो तो प्रकृति कहती है कि जाग जाओ। देखो 4, 5, 7, 8 घंटे हो गए, अब जाग जाओ। तुम कहते हो नहीं मुझे सोना है, सोना है, फिर तुम प्रकृति के साथ असंतुलन बैठाते हो। प्रकृति कहती है सो भी जाओ और जाग भी जाओ, और जागने के बाद फिर सो जाओ, और सोने के बाद फिर जाग जाओ, सही समय पर। प्रकृति कहती है सही समय पर। प्रकृति तो है ये, और तुम कहने लगोगे नहीं नहीं मैं तो सोऊंगा, ये भी प्रकृति के खिलाफ हुआ। तुम कहो नहीं नहीं मैं तो जागूंगा, ये भी प्रकृति के खिलाफ हुआ। और फिर तुम टूटोगे, फिर तुम्हारे अंदर प्रेशर पैदा होगा, फिर तुम मूर्खताएं पैदा करोगे। तुमने जिंदगी को एक्सेप्ट ना करके जिंदगी के एक ही आयाम को एक्सेप्ट किया है। सिक्के के दोनों पहलू ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। तुम कह दो कि मैं सिक्का तो चाहता हूँ, सिक्का तो लेना चाहता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ हेड हो, टेल ना हो।
या फिर टेल हो हेड ना हो, दोनों मूर्खता की बातें हैं। तुम कहो कि अस्तित्व में सिर्फ रात हो दिन ना हो, तुम कहो कि अस्तित्व में सिर्फ दिन हो रात ना हो, दोनों ही मूर्खताएं हैं। जब तुम इन मूर्खताओं से बाहर आओगे तो पाओगे कि दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, और आनंद दोनों को स्वीकार करने के बाद ही पैदा होता है। एक को स्वीकार करके आनंद नहीं बनता, सिर्फ एक को स्वीकार करके आनंद नहीं बनता, दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, दोनों को। और जब तुम दोनों को स्वीकार कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए सुख दुख मिट जाते हैं। तुम कहते हो आनंद आ रहा है ना, बात खत्म हो गई। आनंद तो सुख में भी आता है और दुख में भी आता है, फिर सुख और दुख आनंद के महासागर में समा जाते हैं। जैसे सुख की अनंत लहरें और दुख की अनंत लहरें, सुख की अनंत नदियां और दुख की अनंत नदियां अस्तित्व के जीवन रूपी महासागर में समा गई, डूब गई, उसी में हो गई विलीन। अब किसको कहे सुख और किसको कहे दुख, क्योंकि दोनों ही रस हैं। अब क्यों डरेगा मौत से और क्यों डरेगा जिंदगी से? तुम्हें पता है तुम अनजाने में मौत से प्यार करते हो कई बार और जिंदगी से डरते हो। हाँ, तुम्हें मौत बड़ी स्वीकार है, तुम कहते हो नहीं हमें तो जीवन स्वीकार है। तुम दोगले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम्हें क्या स्वीकार और क्या स्वीकार नहीं है। तुम्हें पता है, तुमने कभी ये सुना है, ज़्यादातर तुम सुनते हो कि मैं देश के लिए मरता हूँ, मैं देश के लिए मरता हूँ। सब मरने की बात कहते हैं, जैसे मरना बहुत बड़ी बात हो। ये नहीं कहता कोई कि मैं देश के लिए जीता हूँ, मैं देश के लिए मरता हूँ। मैं अपने पापा जी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए जान भी दे सकता हूँ। अच्छा, जान दे सकते हो, जी क्यों नहीं सकते भाई? जीना मरने से भी कठिन होता है। और मैं कहता हूँ कि रियलिटी में जीना मरने से भी कठिन होता है और जीने से भी कठिन होता है। और कठिन जो होता है सबसे, वो सरल होता है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है पता है दुनिया में? सरलता। बात जो सीधी है ऐसी की ऐसी, प्रकृति का सार समझोगे ना, गौर से समझने जाओगे अस्तित्व को, तो बड़ी सरल सी बात है। सब कुछ संतुलित है, सीधा है, सरल है, सिंपल है। लेकिन जब अस्तित्व को समझने जाओगे तो तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम बड़े कठिन हो। यू हैव मैनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज। ये जो जटिलता में तुम लिए बैठे हो, इनको निकाल दो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सबसे कठिन क्या होता है? सरल समझ। सरल व्यक्ति को समझना सबसे कठिन होता है। क्यों? क्योंकि तुम कठिन होते हो, तुम्हारे अंदर कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज है, तुम्हारे अंदर जटिलताएं हैं। जटिलताएं तुमने अपने जीवन, तुम कंफ्यूजन तो तुम्हारे अंदर है। सरल आदमी तो सीधा सा है, जैसा होना चाहिए था उसको वैसा है। वो तो नेचर में है, स्वभाव में है, वो तो नेचर में है, वो तो अस्तित्व में है, वो तो एग्जिस्टेंशियल है, वो तो वैसा ही है जैसा हुआ जाता है। लेकिन तुम उससे अलग हो, जैसा हुआ जाता है। तुम एक चीज के पीछे भागते हो, भाई सुख और दुख दोनों जीवन के पार्ट है, तो दोनों को पी लो। तुम एक को ही पीते हो, तुम एक को ही पीते हो और इसलिए दुखी होते हो। किसी की माँ मर जाए, कितनी बड़ी कॉमेडी होती है, छाती पीट पीट करके रोते हैं लोग। अच्छा, जन्म पर क्यों नहीं रोए? अगर तुम गॉड से फैक्चुअल समझो, लॉजिकली समझो, तो पाओगे कि जब कोई मरता है तब सभी लोग रोते हैं, और जब कोई जन्म लेता है तो बड़ी हंसते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और सच्ची बात यह होती है कि जीवन के बराबर बोझ ज़्यादातर इंसानों के जीवन में जीना ही सबसे बड़ा बोझ होता है, क्योंकि वो जीना नहीं जानते। और जो लोग जीना नहीं जानते उससे बड़ा बोझ कोई नहीं होता, यहाँ तक कि मौत का भी बोझ उससे बड़ा नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि जन्म ही एक ऐसी जेल में, ऐसी कैद में, ऐसी जहरीली जगहों पर तुम्हें भेज देता है जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। इसका अर्थ है कि जन्म ही सबसे घटिया है। तो जब किसी का जन्म हो तब रोया करो, डेथ डे पर मत रोया करो, बर्थडे पर रोया करो। बड़ी कॉमेडी चलती है दुनिया में, हैं? डेथ डे पर रोते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं, हाय रे गया।
पता है वजह वजह सिर्फ एक होती है, तुमने एक ही साइड को स्वीकार किया है, सिर्फ एक ही आयाम को, सिक्के के एक पहलू को, बस एक पहलू को। या तो लॉजिक स्वीकार लिया या लव स्वीकार लिया। वैसे तो लॉजिक से तो पूरी दुनिया भागती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें लॉजिक दिया कि ज़िंदगी ऐसी होती है, अब तुम कह रहे हो यार ये हम सहन नहीं कर सकते। हर किसी के मन में उठता है ये, भले ही वो कितना भी कहे कि नहीं नहीं इसकी बातें मानूं कि नहीं मानूं, नहीं माननी चाहिए क्योंकि पागल है, बौखला गया है। लेकिन बात यार ठीक तो कहता है, कुछ तो है इसकी बातों में, वरना ये बोल क्यों रहा है। ये बात तो सही है कि यार हम जीवन में पूरे जीवन दुखी होते हैं, इसका अर्थ है अगर जन्म ही ना हो तो दुखी ना हो। और सच्ची बात है कि तुम पूरी पूरी कॉमेडी हो भाई, यू आर टोटल कॉमेडी। तुमने जीवन के एक ही पक्ष को स्वीकार किया है। अगर तुम दोनों पक्षों को स्वीकार कर लो ना, तो तुम किसी की मौत पर रोगे नहीं और हंसोगे भी नहीं। मौत पर हंसोगे नहीं और रोगे भी नहीं, ठीक वैसे ही जन्म पर हंसोगे भी नहीं, रोगे भी नहीं। तो फिर क्या जड़ हो जाओगे? नहीं, दोनों का आनंद ले लोगे। फिर तुम मौत को भी जश्न मानोगे और जिंदगी को भी जश्न मानोगे। बिलीव मी, मौत से बड़ा जश्न नहीं होता। सुकरात को अनाउंसमेंट हो गया था कि उसको जहर दिया जाना है। तो चूंकि सुकरात को इसलिए जहर दिया जा रहा था क्योंकि दुनिया का कहना था कि ये जवानों को भड़का रहा है, ये नैतिकता को नष्ट कर रहा है, इसलिए इसको जहर देकर मार दिया जाए। उसको सज़ा मिली थी कि इसको जहर दिया जाए। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ही सज़ा दी थी। तो सुकरात जाते हैं जहाँ उनको जहर दिया जाना था, उस जगह पे जाते हैं। तो सुकरात के लिए जो जहर तैयार कर रहा था वो सुकरात से बहुत प्रेम करता था। तो जहर जो तैयार कर रहा था, जिसको जहर देने के लिए चुना गया था कि ये आदमी सुकरात के लिए जहर देगा, तो वो व्यक्ति जहर तैयार कर रहा था और वो सोच रहा था थोड़ा बहुत और लेट हो जाऊं जिससे कि आराम से सुकरात 2-4 सांसें और ले सकें। सुकरात कह रहे हैं अरे भाई कब लाएगा, जल्दी ला जहर को। उसने कहा कि मैं तो लेट हो रहा हूँ इसलिए ताकि आप थोड़ा बहुत और थोड़ी देर और जी सकें, और आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ले आ। ये क्या कह रहे हैं आप, और ये कैसी बात कर रहे हैं आप। सुकरात कहता है कि देखो मैंने ज़िंदगी को तो बहुत जाना है, अब मुझे लालसा उठ रही है मौत को जानने की। ये मौत क्या होती है, बड़ा जश्न होने वाला है, जल्दी ला। मुझे तो एक्साइटमेंट बहुत हो रही है यार, मैं तो बहुत बहुत आनंदित हो रहा हूँ कि अब मैं मृत्यु के अनुभव को देखूंगा, मैं जहर पीऊँगा, मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। तो दोनों ही चीज़ों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जहर दिया जाना भी नहीं। मंसूर को फांसी दी जा रही थी, वो खुश था। जीसस को सूली दी जा रही थी, वो भी खुश था। जानने वाले जीने वाले उनको कोई नहीं रोक सकता। जो प्रकृति के साथ एक हो गया, प्रकृति को कौन नष्ट कर पाया है। तुम पृथ्वी नष्ट कर डालो तो वो भी प्रकृति रहेगी। प्रकृति पृथ्वी के भरोसे है। करोड़ों करोड़ों सौरमंडल रोज नष्ट होते हैं, रोज बनते हैं, रोज यहाँ ड्वार्फ एंड विगेस्ट ब्लैक होल्स बनते हैं। और यहाँ पर क्लस्टर सुपर क्लस्टर्स के अंदर करोड़ों करोड़ों ग्रह उपग्रह बन रहे हैं, मिट रहे हैं। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर संतुलित हो जाती है, नेचर अपना काम करती है। जिस प्रजाति को नष्ट करना होता है नष्ट कर देती है, नष्ट करना होता है नष्ट कर देती है, लेकिन संतुलन से। जेनेटिक्स में तुम पढ़ते हो ना कि वो चीज़ नष्ट हो जाती है जो चीज़ किसी काम की नहीं रहती। जैसे आदि मानव, आप आज आदि मानव जी नहीं सकता, आज के हिसाब से कैसे जिएगा आदि मानव। तो जो आज के हिसाब से जी नहीं सकता वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रकृति ही ऐसी है कि प्रकृति उसी को रखती है जो जीवन को जीता है। जिसके अंदर जीवन जीने की क्षमता नष्ट हो जाती है उसको नष्ट कर देती है। यहाँ तक कि जब किसी इंसान के अंदर जीवन जीने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जैसे वो बूढ़ा हो जाता है, तो जीवन प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। सिंपल। विनाश और विकास प्रकृति के संतुलन है, इनमें से कोई एक नहीं
एक साइड नहीं चुनती प्रकृति, दोनों साइडों को बराबर लेके चलती है। और इवोल्यूशन, विकास होने के लिए ज़रूरी है विनाश हो, विनाश होने के लिए ज़रूरी है विकास हो। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और अगर तुमने दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलाई तो वहाँ नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि नेचुरलिटी का तो यही अर्थ होता है, यही अर्थ होता है। प्रकृति सार तत्व लेकर चलती है, वैसे जीव पैदा करती है जो जी सकें, जो जीवन को आगे ले जा सकें। और जीवन होता है डेथ प्लस बर्थ इज इक्वल टू लाइफ, लव प्लस लॉजिक इज इक्वल टू लाइफ, डे प्लस नाइट इज इक्वल टू लाइफ। दोनों ही सिक्के के पहलू होने चाहिए। अगर तुमने इसे एक भी पहलू पर ज़्यादा गौर किया तो तुम्हारे जीने के ढंग मिट जाते हैं। अब सभी को इतना दुख क्यों होता है? तुम सोचते हो यार दुख कैसे हो रहा है, इसकी माँ मरी, इसको दुख क्यों हो रहा है? और हो सकता है कि 1 घंटे पहले उसी माँ से लड़ाई कर रहा था जो मरी है अभी। बाप के कंधे पर रखकर बाप को ले जा रहा है, लेकिन इलाज के लिए नहीं ले जा सका, शमशान जा रहा है। इंसान की प्रवृत्ति बड़ी अजीब है, जीना नहीं जानता, जीने के ढंग नहीं जानता, जीने के ढंगों को स्वीकार नहीं करता। हम एक ही भाव को स्वीकार करते हैं, लाइफ के एक ही पार्ट को, इसलिए हमारे सामने सारी समस्याएं होती हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं। ठीक है, तो दौड़ता हुआ जो सुख है तुम्हारा, दौड़ता हुआ जो आनंद है उसको सुख कहते हैं, क्योंकि दौड़ता हुआ इसलिए रहता है क्योंकि एक पार्ट नहीं स्वीकार किया है। और जब तुम लाइफ के साथ ठहर जाते हो तो दोनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब तक तुम दौड़ रहे हो तब तक दुख तो रहेगा, दुख के बनने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक, इस बात को गौर से समझना, सोचना।